डियर पेरेंट्स, आज के सेशन में हम फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 3 उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा था, जहाँ पे हमने पिछला टॉपिक स्किप किया था, वो था फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है कि जब भी कोई बॉडी किसी सर्टन हाइट से फॉल करती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, यानी हवा की जो फ्रिक्शन है, रगड़ है, इसको अगर आप इग्नोर करते हैं, तो जितनी भी बॉडीज हैं, चाहे वो लाइटर मैस की हैं चाहे वो हैवियर मैस की हैं, सारी की सारी एक ही एक्सेलरेशन के साथ, जिसे आप ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहते हैं, उसके साथ यानी 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड के साथ वो फॉल करती हैं और एक ही वक्त में ज़मीन के साथ आके स्ट्राइक करती हैं। तो ये फ्री फॉल में याद रखिएगा कि एयर फ्रिक्शन को आपने इग्नोर करना है। अ, अब इस केस में क्या होता है, एक्सेलरेशन आप फाइंड कर सकते हैं। एफ नेट जो होती है वो बॉडी के ऊपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेट एक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने एयर जो फ्रिक्शन है उसको नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया है। लिहाजा जो नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी उस बॉडी के ऊपर जो फॉल कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ वेट है। और फोर्स को हमें पता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बताता है, फोर्स एफ इक्वल टू एम ए होता है और वेट जो है वो इक्वल होता है एम जी। और यहाँ से आप एम को कैंसिल आउट करके एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये वो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है जो कि जी है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं तो जितनी भी मैसेज हैं, चाहे वो लाइटर मैसेज हैं चाहे वो हैवियर मैसेज हैं, सारे के सारे जो है वो एट द सेम टाइम ग्राउंड को टच करते हैं, अर्थ को टच करते हैं, अर्थ पे पहुंचते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़, इसमें भी एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन है, यानी हवा की फ्रिक्शन को आपने नजरअंदाज करना, इग्नोर करना है, और आप डिफरेंट मैसेज जो है वो ड्रॉप करते हैं। लेकिन पहले केस में हमने ये देखा था कि आपने जस्ट ड्रॉप किया है। जस्ट ड्रॉप करने का मतलब है कि आपने सर्टन हाइट से बार या मैसेज जो भी थे उनको रिलीज कर दिया, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपने जीरो दी है। लेकिन अब जो है, अब भी आपने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करना है, लेकिन अब आपने इनिशियल वेलोसिटी देनी है कुछ ना कुछ। आप वो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दे सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड दे सकते हैं, कोई भी इनिशियल वेलोसिटी आप उसको दे रहे हैं, यानी आप थ्रो कर रहे हैं। पहले आपने ड्रॉप किया था, ड्रॉप करने का मतलब होता है कि जस्ट आपने रिलीज कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। लेकिन दूसरा केस जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि आपने थ्रो करना है, सर्टन हाइट से आपने डिफरेंट मैसेज को थ्रो करना है डिफरेंट वेलोसिटी के साथ। तो अब क्या होगा, अब वो मैच नीचे पहले पहुंचेगा जिसको आपने इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा दी थी, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ये बताती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और यहाँ से अगर आप टाइम निकालें तो टाइम का फार्मूला यहाँ से बन रहा है टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। तो यहाँ से आप साफ देख सकते हैं कि वी आई जो इनिशियल वेलोसिटी आपने दी थी वो माइनस हो रही है। जब माइनस होगी तो इसका मतलब है कि जो आपका ऊपर वाला फैक्टर है, न्यूमरेटर वाला फैक्टर है, ये कम हो जाएगा। और जब किसी भी फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर की वैल्यू कम होती है, तो इसका मतलब है कि आप जो चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू कम होगी। इसका मतलब है टाइम जो है, यानी सर्टन हाइट से ग्राउंड को टच करने तक जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो कम होगा अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी। तो लिहाजा ये आपने माइंड में रखना कि अगर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं सर्टन हाइट से, तो जिस ऑब्जेक्ट को आपने इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा देनी है वो अर्थ को पहले स्ट्राइक करेगा, अर्थ को पहले टच करेगा, और वो पार्टिकल, वो बॉडी, वो मैस जिसको आपने इनिशियल वेलोसिटी कम दी होगी वो बाद में स्ट्राइक करेगा, यानी उसको उसको जमीन पे पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। ये दोनों केसेस जो है ये हम डिस्कस करें फिलहाल इन दी एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, दोनों केसेस। अब तीसरा जो है वो हम डिस्कस करें कि अगर हवा की रगड़ को, एयर फ्रिक्शन को हम इंक्लूड करें, कंसिडर करें, तो फिर क्या होगा। फिर ये होगा कि जो हैवी मैस होगा, ठीक है, वो पहले टच करेगा, लाइटर मैस जो है वो अर्थ पे लेटर बाद में पहुंचेगा, और जो हैवी मैसेज हैं वो ग्राउंड को पहले टच करेंगे। इसकी रीजन ये है, देखें, अगर सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉरी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और आप उनको सेम वेलोसिटी दे रहे हैं, तो फिर तो वही बात है, फिर तो वो फ्री फॉल में ही है, फिर तो सेम टाइम में पहुंचेंगे। फिर उन पे आप कह लें कि पहले वाली जो कंडीशन है वही अप्लाई हो रही है। अगर एयर फ्रिक्शन को आप इग्नोर कर रहे हैं और डिफरेंट मैसेज को आप सेम वेलोसिटी के साथ थ्रो कर रहे हैं सर्टन हाइट से, तो वो एक वक्त में जमीन पे पहुंचेंगे। क्योंकि ये जो फार्मूला है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी या जी टी, इसके अंदर मैथ का कोई जिक्र नहीं है। अगर आप इन दी एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन की बात करें तब इसमें आप देख सकते हैं मैथ का कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे लाइटर मैथ है चाहे हैवियर मैथ है, वो अगर डिपेंड कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, यानी जो आपने थ्रो करनी है उस वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो जिसको आपने इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा दे देनी है वो जल्दी पहुंचेगा, कम टाइम लेगा, और जिसको आपने इनिशियल वेलोसिटी कम देनी है वो बाद में पहुंचेगा, यानी ज्यादा टाइम लेगा। लेकिन फिर मैं बता दूं, ये उस वक्त है जब आप एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे। लेकिन जब आप एयर फ्रिक्शन को इंक्लूड करेंगे तो फिर अभी जो तीसरा केस मैं डिस्कस करूँ वो, जी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर देखें, अगर हवा की रगड़ को आप इंक्लूड करें, एयर फ्रिक्शन को आप इंक्लूड करें हैं, तो फिर क्या होगा। फिर अगर आप दो डिफरेंट मैसेज, जो एक आप कह लें कि लाइटर मैस है, ये लाइटर मैस है, इसको हम एल कह देते हैं, और एक हैवियर मैस है, ये हैवियर मैस है, आप इन दोनों को एक मखसूस यानी सेम हाइट से आप इनको फॉल करवाते हैं, तो फिर जो हैवी मैस होता है वो अर्थ पे जल्दी पहुंच जाएगा, यानी कम टाइम लेगा जमीन पे पहुंचने में, और जो लाइटर मैस होगा वो बाद में पहुंचेगा, वो ज्यादा टाइम लेगा जमीन पे पहुंचने के लिए।
उसकी रीजन ये है कि क्योंकि आपने जो एयर फ्रिक्शन है उसको अब आपने इग्नोर नहीं किया हुआ, बल्कि आपने उसको इंक्लूड किया हुआ है। तो ड्रैग फोर्स जो है, जो फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड में जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है, बॉडी किसी फ्लूइड में मूव करता है, तो उस पर एक ड्रैग फोर्स एक्ट करती है। तो वो ड्रैग फोर्स जो है वो हैवी मैस के लिए जो है वो कम इस पे एक्ट करेगी, और लाइटर मैस के लिए वो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उस पर वो ज्यादा एक्ट करेगी। यहाँ पे आगे मैंने ड्रैग फोर्स का फार्मूला लिखा हुआ है। ये ड्रैग फोर्स है जो एक्ट करेगी दोनों बॉडीज के ऊपर, डिफरेंट जो मैसेज है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ड्रैग फोर्स है वो एक तो उस डेंसिटी पे डिपेंड करती है जिस फ्लूइड के अंदर पार्टिकल या बॉडीज मूव करें। तो चूंकि दोनों एयर के अंदर मूव करें, लिहाजा ये वाला फैक्टर जो है ये तो आप कह सकते हैं इसका कोई रोल नहीं है। दूसरी जो चीज़ है जिस पर डिपेंड कर रहा है वो है वेलोसिटी। तो जिस पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी उस पर ड्रैग फोर्स भी ज्यादा लगेगी। और तीसरा है सी डी। ये ड्रैग कोफिशिएंट है, जिस तरह आप विस्कोसिटी का कोफिशिएंट आप विस्कोसिटी देखते हैं, ये उसी तरह ड्रैग कोफिशिएंट है। और नेक्स्ट है एरिया, यानी जो बॉडीज फॉल कर रहे हैं उनका सरफेस एरिया कितना है। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, यानी अगर इस तरह का कोई पार्टिकल है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो इस पर ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगी, और अगर कोई इस तरह का पार्टिकल जिसका सरफेस एरिया कम है तो उस पर ड्रैग फोर्स कम लगेगी। तो ड्रैग फोर्स जो है वो एक्ट करती है। और लाइटर जो मैस होता है जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है उस पर ड्रैग फोर्स ज़्यादा एक्ट करती है, लिहाजा उसकी जो टर्मिनल स्पीड होती है वो कम होती है। और वो पार्टिकल या वो मैस जिसका जो हैवी होता है, जिसका मैस ज़्यादा होता है, उसकी टर्मिनल स्पीड ज़्यादा होती है, उस पर ड्रैग फोर्स कम एक्ट करती है, लिहाजा वो पहले ज़मीन पे पहुंच जाता है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? जब आप एयर रेजिस्टेंस को, एयर फ्रिक्शन को आप इंक्लूड करते हैं। एक मिनट अजान हो। अभी हम तीसरा केस डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम एयर की रेजिस्टेंस को इंक्लूड करते हैं और डिफरेंट मैसेज आप फॉल करवाते हैं सर्टन हाइट से। इसमें हाइट ये माइंड में रखें, हाइट सेम है, हाइट हमने सेम ली हुई है। तो ये जितने भी केसेस सब में हाइट आपने सेम ली हुई है। हाइट डिफरेंट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जिसकी हाइट कम होगी वो पार्टिकल, चाहे वो लाइटर है चाहे वो हैवी है, वो पहले पहुंच जाएगा। तो अगर आप एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड करते हैं तो वो पार्टिकल जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उस पर ड्रैग फोर्स ज्यादा एक्ट करेगी, और वो पार्टिकल जिसका सरफेस एरिया कम है उस पर ड्रैग फोर्स कम एक्ट करेगी। और इसके अलावा जो वेलोसिटी है, जो जो वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी बढ़ती चली जाएगी। जब भी आप पार्टिकल को यहाँ से आप ड्रॉप करते हैं, नीचे आता है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो जीरो होती है। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली ये जो पार्टिकल है ये वेलोसिटी पकड़ना शुरू करता है, इसकी स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। तो अब ड्रैग फोर्स हमें ये कह रहा है कि ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, यानी जिस तरह वेलोसिटी इस पार्टिकल की इंक्रीज होगी ड्यूरिंग फॉल, तो उस वक्त ड्रैग फोर्स जिस पे एक्ट करेगी वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पार्टिकल गिरते गिरते जब यहाँ पे पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो अब चूंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे एक्ट कर रही है, वो इसको नीचे लाने की कोशिश कर रही है। और ड्रैग फोर्स हमेशा याद रखें, ड्रैग फोर्स हमेशा अपोजिट टू दी मोशन होती है। यानी अगर कोई पार्टिकल लेफ्ट मूव कर रहा है तो ड्रैग फोर्स जो है वो राइट एक्ट कर रही होती है, अगर कोई पार्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो ड्रैग फोर्स हमेशा अपवर्ड एक्ट करती है। यानी ड्रैग फोर्स ने हमेशा मोशन को अपोज करना होता है। तो बात में ये कह रहा था कि इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो जीरो होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है, ये हमें रिलेशन बता रहा है कि जो जो आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी पार्टिकल की, वैसे वैसे ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगी। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब पार्टिकल पे लगने वाली ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। जब ये इक्वल हो जाते हैं तो उस वक्त बॉडी जो है वो आप कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में आ गया है, और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो खत्म हो गया है। उस वक्त वो जिस वेलोसिटी के साथ नीचे मूव करता है उसे टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। और वो क्यों मूव करता है, अब सवाल ये भी है कि दोनों फोर्सेस तो बैलेंस हो गई हैं, ड्रैग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो अब होना तो ये चाहिए था कि इसके ऊपर चूंकि नेट फोर्स जीरो हो चुकी है तो लिहाजा बॉडी को रुक जाना चाहिए, ये सवाल माइंड में आता है। लेकिन क्यों नहीं रुकता? क्यों नहीं रुकता? उसकी रीजन ये है इनर्शिया। पार्टिकल चूंकि पहले से मोशन में था, उसका इनर्शिया ये कहता है, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अगर वो पार्टिकल रेस्ट में है तो वो चाहता है कि मैं हमेशा रेस्ट में रहूं, और अगर मैं मोशन में हूं तो वो चाहता है कि हमेशा मोशन में रहूं। ठीक है, तो इनर्शिया की वजह से जो पार्टिकल है वो डाउनवर्ड मोशन अपनी कंटिन्यू रखता है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जिसे टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। इसके यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे न्यूमेरिकल के वाले से। अगर आप इस बॉडी को जस्ट ड्रॉप करते हैं तो आपने उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो लेनी होती है। हाँ, अगर वो मेंशन कर दे कि आपने बॉडी को ड्रॉप किया विद सर्टन वेलोसिटी, यानी वो इनिशियल वेलोसिटी खुद आपको गिवन कर दे, तो फिर आपने वी आई की वैल्यू वो यू लगा देनी है, चाहे वो 5 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड। अगर वो मेंशन कर दे कि हम इस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल को फॉल करवा रहे हैं तो फिर आपने इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है, अदरवाइज आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो हुआ करेगी। इसके अलावा अगर आप किसी बॉडी को वर्टिकली थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, यानी जब वो मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। और हम कहते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो मोमेंटरीली वहां पे रुका है और उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हुई है। इसके अलावा बॉडी फॉलिंग डाउन है पॉजिटिव ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, यानी को बॉडी नीचे फॉल कर रहा है तो उसका पॉजिटिव ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है, और अगर किसी बॉडी को आप अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो उसको आपने नेगेटिव एक्सेलरेशन लेना है। और ये आप यूं समझें, एक आप ये बात माइंड में बिठा लें कि अगर आप पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हैं, तो जिस पॉइंट से आप थ्रो कर रहे हैं आप अपना ओरिजिन वहां पे लें। मैं कलर चेंज करता हूँ। ये आप ओरिजिन ले लें, जिस पॉइंट से आप उस बॉडी को थ्रो कर रहे हैं वहां पे अपना ओरिजिन आप ले लें।
तो अब आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो जी जो है वो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि बॉडी जो है वो इंक्रीजिंग एक्सिस की तरफ जा रहा है, यानी 1 2 3 4, ये तो इंक्रीजिंग एक्सिस हो गया। लेकिन जो इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, एफ जी जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो लिहाजा आपका जो जो बॉडी है उसकी मोशन जो है वो अपवर्ड है, लेकिन उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है वो डाउनवर्ड है। इस वजह से जो जी की वैल्यू है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब हम दूसरा केस देखते हैं कि अगर हम बॉडी को फॉल करवाते हैं, यानी यहाँ से आप फॉल करवाते हैं, बॉडी अब आपका नीचे आ रहा है, तो वही बात जो मैंने कही है कि जहाँ से आप बॉडी को थ्रो या फॉल करवाते हैं, अपना एक्सिस आप, सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस आप वहाँ पे शिफ्ट करें। तो अब आप अपना जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो यहाँ पे ले आए इस तरफ, और अब ये आपका इंक्रीजिंग एक्सिस, 1 2 3 4, और ऊपर जाइए आपका नेगेटिव में चला जाएगा, -1 -2 -3, इस तरह करके। अब इस केस में अगर आप देखें, ये अब फॉल की बात हो रही है, यानी आपका पार्टिकल जो है वो फॉल कर रहा है फ्रॉम सर्टन हाइट। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और आपका पार्टिकल जो है वो भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है। और इसके अलावा जो आपका एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो आपने लिया हुआ है, जिस एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हो रही है वो भी इंक्रीजिंग एक्सिस है। तो आप दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, पहले केस में आपका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस था वो तो इंक्रीजिंग था, ठीक है, यानी 1 2 3 4 पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा था। लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी, मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही थी, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो थी वो डाउनवर्ड थी, जिस वजह से जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वो हमने नेगेटिव लिया। लेकिन इस केस में अब आप देख सकते हैं कि आपका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जिस एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हो रही है वो भी इंक्रीजिंग एक्सिस है, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो भी डाउनवर्ड लग रही है, और मोशन भी डाउनवर्ड हो रही है। लिहाजा इस केस में आपका जो जी होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रू आउट द फ्लाइट जो जी है वो नेगेटिव रहता है, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन ले रहे हैं चाहे आप डाउनवर्ड ले रहे हैं। वो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे तो वहां पे दोबारा डिस्कस करेंगे कि क्यों नेगेटिव है ड्यूरिंग अपवर्ड फ्लाइट एज वेल एज ड्यूरिंग डाउनवर्ड फ्लाइट। अच्छा एक होता है जी कि आप डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं 5 सेकंड में, यानी एक बॉडी ने टाइम टी जीरो पे मोशन स्टार्ट की, और आप चाहते हैं कि जब 5 सेकंड गुजर गए तो हम देखें कि इन 5 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, एस कितना कवर हुआ है। ये तो आप बड़ा आसानी के साथ आप क्या करते हैं, आप टी को 5 पुट कर देते हैं। लेकिन एक ये होता है कि आपसे पूछा जाता है कि 5वें सेकंड में यानी 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, 5 सेकंड में डिस्टेंस कवर करना ये अलग चीज है, और 5वें सेकंड में डिस्टेंस कवर करने का मतलब और है। 5वें सेकंड का मतलब है कि 4 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक वो 1 सेकंड की बात कर रहा है। यानी आपकी आपने जो क्लॉक, सॉरी, जो आपने स्टॉप वॉच यूज की थी इंटरवल मेजर करने के लिए, उस पर जब 4 सेकंड और 5 सेकंड के दरमियान का इंटरवल आया था, तो उस वक्त जो डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया था वो आप कैलकुलेट करवाना चाहते हैं। ये है 5th सेकंड का मतलब। सिमिलरली nth सेकंड, ये जनरल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, nth सेकंड में अगर आप डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो nth सेकंड का मतलब है n-1 से nth सेकंड तक का जो गैप था, तो ये बनता तो 1 सेकंड ही है, जिस तरह ये 4 से 5 सेकंड में भी आपका 1 सेकंड बनता है, बिल्कुल इसी तरह n-1 सेकंड से nth सेकंड तक भी 1 सेकंड ही बनता है। तो इस 1 सेकंड में वो डिस्टेंस आपसे मेजर करवाना चाह रहा है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है टोटल टाइम का और किसी एक स्पेसिफिक सेकंड के लिए टाइम डिस्टेंस फाइंड करना। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया, एस इक्वल टू वी आई, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, ये उसको यूज किया है, और ये आपके सामने रिलेशनशिप आ गया है nth सेकंड में। अब आपसे अगर कहा जाए कि 5वें सेकंड में कितना, तो आपने जस्ट क्या करना है, n की जगह आपने 5 रिप्लेस कर देना है, और इनिशियल वेलोसिटी वो आपको देगा। लेकिन अगर वो कहता है कि बॉडी को हमने जस्ट ड्रॉप किया है यहाँ से नीचे, तो अभी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब जस्ट ड्रॉप किया जाता है तो फिर इनिशियल वेलोसिटी क्या ली जाती है, जीरो ली जाती है, फिर आपका ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा। और चूंकि बॉडी फॉल कर रही है तो फॉल करने के लिए आपने एक्सलेशन जो है वो जी पुट कर देना होता है, जो कि 9.8 होता है। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप 10 भी पुट कर सकते हैं। हाँ, डायमेंशन वाकई आपकी बात ठीक है, इसकी डायमेंशन तो बैलेंस नहीं है, क्योंकि इधर डिस्टेंस है और इधर ये वेलोसिटी आई हुई है। हाँ, यहाँ पे फिर टी मेरा ख्याल है आना चाहिए, क्योंकि वी टी होगा तो इसकी डायमेंशन जो है वो डिस्टेंस वाली बनेगी। एग्जैक्टली, डायमेंशन इसकी बैलेंस नहीं है। बहरहाल मैं इसको बाद में देखूंगा, अभी फिर टाइम वेस्ट होगा, मैं करेक्ट करके बाद में भेज दूंगा। आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाया है। अच्छा, ये आप जो फार्मूला देखते हैं अक्सर एस इज इक्वल टू वी टी, तो बस सिर्फ यही बताना था कि इसमें ये जो वी आप लेते हैं ये एवरेज वेलोसिटी होती है, और ये उस वक्त आपको कंफ्यूज करती है जब आपको न्यूमेरिकल कुछ इस तरह दिया जाता है कि एक पार्टिकल है वो रेस्ट से स्टार्ट ले रहा है, और फिर 5 सेकंड में या 8 सेकंड में उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो डिस्टेंस फाइंड करें कि उस 8 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो कुछ लोग जल्दी जल्दी ऐसे देखो टू वी टी वाला फार्मूला लगाते हैं और वी की जगह 10 लगा देते हैं, और टाइम की जगह 8 लगा के कहते हैं कि जी 80 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है। हालांकि ये वाली जो चीज़ उसने मेंशन की हुई है न्यूमेरिकल के अंदर कि एक बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट लिया, तो इसका मतलब है कि ये जो वी है ये एवरेज वेलोसिटी है। आपने यहाँ से एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, और एवरेज वेलोसिटी कैसे आप इस केस में कैलकुलेट करेंगे, आप 0 प्लस जो 10 है दोनों को आप ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2 करके आप इस तरीके से ये 5 निकाल लेंगे।
तो लिहाजा ये 10 नहीं आएगा बल्कि आएगा 5 × 8 यानी 40 मीटर। इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है क्योंकि बड़ी फेमस है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये आप कब यूज कर सकते हैं, कब ये वैलिड है। मोशन आपकी लीनियर होनी चाहिए, यानी पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करना चाहिए, सर्कुलर पाथ में या कर्व्ड पाथ में मूव ना करे। अगर वो कर्व्ड पाथ में या सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो फिर वो जो पैरामीटर है वो सारे चेंज हो जाएंगे। जो आपका डिस्टेंस है एस है वो रिप्लेस हो जाएगा थीटा के साथ, और जो वेलोसिटी वी है वो रिप्लेस हो जाएगी ओमेगा के साथ, और जो एक्सेलरेशन ए है वो रिप्लेस हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा के साथ। दूसरा पॉइंट जो है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो फिर भी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। स्पीड जो है जो इनके अंदर वेलोसिटी दी हुई होती है वो कंपेरेबल स्पीड ऑफ लाइट नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा ये इक्वेशन ऑफ मोशन सारी की सारी जो है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम होती है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होता। मोमेंटम मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है इसे क्वालिटी ऑफ मोशन भी क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कहा जाता है। मैस और वेलोसिटी को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मोमेंटम मिलता है। और इसमें ये याद रखें कि डिफरेंट मैस हो, डिफरेंट मैस और डिफरेंट स्पीड या वेलोसिटी कह लें, डिफरेंट मैस है डिफरेंट स्पीड है लेकिन इनका मोमेंटम जो है वो सेम हो सकता है। इसकी मिसाल ऐसे है, एक पार्टिकल है जिसकी जो मैस है वो है आप कह लें कि 50 किलोग्राम है, और उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, तो इसका मोमेंटम कितना बनेगा 50 × 200। अब एक और पार्टिकल है जिसका मैस जो है वो 5 है लेकिन उसकी जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकंड, तो इसका मोमेंटम भी कितना बनेगा 100। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट बॉडीज मूविंग विद डिफरेंट स्पीड मे हैव सेम मोमेंटम। नेसेसरीली नहीं है, यानी जरूरी नहीं है कि सेम मोमेंटम, लेकिन मोमेंटम सेम हो सकता है। लाजमी भी नहीं कर देना कि लाजमन सेम होता है। इसका यूनिट लिखा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको न्यूटन सेकंड भी लिखते हैं। जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है जो कि फोर्स के बारे में बताता है कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई आप करते हैं तो उस फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यानी अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस होगा। तो उसकी मैंने 3 एक्सप्रेशन लिखे हैं। एक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को भी आप फोर्स लिख सकते हैं, और ये फेमस है फिजिकल 2M में। और तीसरा ये है कि आप डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं, वो भी आपको फोर्स ही देता है। इम्पल्स क्या है? एन इम्पल्स इज अ सडन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम। यानी शॉर्ट टाइम के लिए जब भी किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हुए बॉल को बैट टच करता है, हिट करता है, तो वो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए हिट करता है, तो उस वक्त आप कहते हैं कि इम्पल्स प्रोड्यूस हुई। और इम्पल्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? सिंपली आपने फोर्स को और वो जो शॉर्ट टाइम है उस टी को आपने मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास इम्पल्स आ जाएगी। और इम्पल्स को आप चेंज इन मोमेंटम भी लिख सकते हैं, यानी पी एफ माइनस पी आई। ए मूविंग बॉडी हैव इम्पल्स, यानी कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है वो इम्पल्स रखती है कब? शर्त ये है कि वेरिएबल वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही हो, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो उस बॉडी के अंदर जो इम्पल्स है वो भी जीरो है। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, उसे आप आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर आइसोलेटेड सिस्टम को ही लिया जाता है। यानी जब भी आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे तो वो किसके लिए वैलिड होगा? वो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वैलिड होगा, यानी ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो। क्यों भला? क्योंकि जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी तो वो मोमेंटम ऐड कर देगा, सिस्टम के अंदर मोमेंटम ऐड कर देगा, जिससे फिर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। तो टोटल मोमेंटम जो सिस्टम का वो कंजर्व रहता है, यानी बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम। कोलिजन की टाइप्स बेसिकली आप दो टाइप पढ़ते हैं, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वो जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, और इन इलास्टिक कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ये नीचे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख दिया है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी किस्म की कोलिजन हो, एनी टाइप ऑफ कोलिजन, दो चीजें हमेशा जो है वो कंजर्व रहती है, एक टोटल एनर्जी और दूसरा है मोमेंटम। किसी भी किस्म की कोलिजन हो, चाहे इलास्टिक है चाहे इन इलास्टिक कोलिजन है, टोटल एनर्जी और मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहती है। अब टोटल एनर्जी में हीट एनर्जी भी आ जाती है, साउंड एनर्जी भी आ जाती है, मैकेनिकल एनर्जी भी आ जाती है, जितनी भी एनर्जी आप फेमिलियर है वो सारी की सारी आ जाती है। तो टोटल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है किसी किस्म की भी कोलिजन हो। दो किस्म की कोलिजन हो सकती है जब भी दो पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन का मतलब है कि यानी जो इनकी लाइन बन रही है मोशन की, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में इनकी कोलिजन भी हो रही है। यानी ये इसको अगर आप एक्सटेंड करें इसी लाइन को तो ये लाइन आगे बन रही है, तो दोनों पार्टिकल इसी लाइन को फॉलो करते हुए आपस में जब कोलाइड करते हैं तो आप कहते हैं ये हेड ऑन है। यानी इधर से एक पार्टिकल ये आया, इसी लाइन को आगे बढ़ाएं, एक पार्टिकल इधर से ये आया, अब जब ये दोनों यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये जो कोलिजन करेंगे इसे आप कहते हैं ये हेड ऑन कोलिजन है। ये मूवमेंट जो बिलियर्ड बॉल आप खेलते हैं तो उस वक्त जो कोलिजन होती है उसे आप हेड ऑन कोलिजन कह सकते हैं। इसके बाद ओब्लिक कोलिजन है। ओब्लिक कोलिजन में ये आप देख सकते हैं कि इनकी जो लाइन होती है, लाइन ऑफ सेंटर, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो सेम नहीं होती। यहाँ पे आप देखें ये इसकी लाइन है, लाइन ऑफ सेंटर ये बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन अगर आप इनकी वेलोसिटी देखें तो इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो ये है, और इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ये है। यानी लाइन ऑफ सेंटर और वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट है। तो इस तरह की जो कोलिजन होती है वो हेड ऑन कोलिजन नहीं होती, बल्कि इसे ओब्लिक कोलिजन कहा जाता है। परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। जब आप किसी बॉल को फर्श पे गिराते हैं और वो दोबारा उसी हाइट तक बाउंस करता है जिस हाइट से आपने गिराया, यानी यहाँ से आपने गिराया तो ये फर्श से टकराया और दोबारा उसने अपनी हाइट को रिटेन कर लिया, यहीं पे वापस पहुंच गया, तो इसका मतलब है ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है।
दो एटम के दरमियान कोलिजन को भी इलास्टिक कोलिजन लिया जाता है। एक प्रोटॉन यहाँ पे अगर रेस्ट में पड़ा है और उसके साथ एक न्यूट्रॉन आके कोलाइड करता है तो उसको भी परफेक्टली इलास्टिक ही काउंट किया जाता है। बिलियर्ड बॉल, ठीक है, उनकी कोलिजन जो है वो भी परफेक्टली इलास्टिक ही कंसिडर की जाती है। इसके अलावा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ये ऊपर वाले केस में बिलियर्ड बॉल आपने मस्ट याद रखना है, यही एग्जांपल फेमस है परफेक्टली इलास्टिक के लिए। और नीचे वाले में आपने एक्सप्लोजन याद रखना है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की जो एग्जांपल है वो एक्सप्लोजन होता है, क्योंकि जो बॉम्ब होता है या फायर क्रैकर होता है पटाखा, वो शुरू में बिल्कुल रेस्ट पे होता है, वो बिल्कुल रेस्ट पे होता है। लेकिन जब फटता है तो उसके जितने फ्रेगमेंट्स बनते हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करते हैं। तो लिहाजा शुरू वाली जो काइनेटिक एनर्जी थी वो तो जीरो थी, लेकिन बाद में जितने फ्रेगमेंट्स बने हैं इसके, उनकी बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी। तो लिहाजा जो एक्सप्लोजन होता है वो आपका परफेक्टली या हाईली इन इलास्टिक होता है। एनर्जी लॉस जो है, आपका क्वेश्चन था कि एनर्जी लॉस परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में नहीं होता। जितनी एनर्जी बतौर एक्शन वो ट्रांसफर करता है उतनी एनर्जी जो है वो बतौर रिएक्शन मिल जाती है। यानी साउंड की फॉर्म में या आप कह लें हीट की फॉर्म में एनर्जी जो है वो लॉस नहीं करती। और इन इलास्टिक कोलिजन में इन्हीं शक्लों में एनर्जी आपकी लॉस कर जाती है, हीट की शक्ल में, साउंड की शक्ल में। ये जब एक्सप्लोजन होता है तो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो साउंड की शक्ल में और हीट की शक्ल में वेस्ट हो जाती है। इसके अलावा इन इलास्टिक कोलिजन की जो एग्जांपल है वो बुलेट स्ट्राइकिंग द बैग ऑफ सैंड, रेत के ऊपर जब आपको बुलेट फायर करते हैं तो वो भी आपकी एग्जांपल है इन इलास्टिक की। और अगर आप किसी बॉल को सर्टन हाइट से ड्रॉप करते हैं और वो अपनी ओरिजिनल हाइट को रिटेन नहीं कर पाती, तो वो भी क्या होगी, इन इलास्टिक, क्योंकि उसकी एनर्जी लॉस हुई है। इसके अलावा मड बॉल है, वो आप बॉल बॉल के ऊपर आप फेंकते हैं तो वो मड बॉल वहीं भी अटैच हो जाता है, बाउंस बैक नहीं होता, वो भी इन इलास्टिक कोलिजन है। एक्सीडेंट ऑफ व्हीकल्स, ये भी आपने माइंड में रखना है। जब भी व्हीकल जो है वो उनका एक्सीडेंट होता है तो वो भी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में आता है। कार हिटिंग अ ट्री, ये भी एक्सीडेंटल केस है। ये भी मैंने अभी ऊपर बताया है कि जो मोमेंटम है वो हर किस्म की कोलिजन में, हर किस्म की कोलिजन में, जब हर किस्म की कोलिजन कह दिया तो फिर इलास्टिक है चाहे इन इलास्टिक कोलिजन है, सभी में मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसके अलावा ये आपने बड़ी फेमस इक्वेशन पढ़ी हुई है अपनी बुक के अंदर, कि जब दो पार्टिकल कोलाइड करते हैं तो आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी फाइंड आउट करने का ये दोनों फार्मूले हैं। लेकिन ये याद रखें कि ये अगर आपको मेंशन हो कि इलास्टिक कोलिजन है तो उस वक्त आपने ये यूज करना है, वरना आप फिर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2 v2। यानी अगर मेंशन नहीं है कि इलास्टिक कोलिजन है तो फिर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करके v1 यानी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी फाइंड कर लेनी है और v2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मेंशन हो कि इलास्टिक कोलिजन है या मेंशन हो कि बिलियर्ड बॉल है, ठीक है, क्योंकि बिलियर्ड बॉल मैंने बताया कि वो आपने उसको लेना है, इलास्टिक कोलिजन ही लेना है, तो फिर आप ये फार्मूले यूज कर सकते हैं वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आफ्टर कोलिजन। तो इसमें जो u1 है ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m1 है, और u2 जो है ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास 2 है, यानी बिफोर कोलिजन की बात हो रही है। सिमिलरली जब कोलिजन हो जाती है तो उसके बाद v1 जो है ये मास 1 की वेलोसिटी है, और v2 जो है ये मास 2 या बॉडी 2 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। यानी u1 u2 बिफोर कोलिजन और v1 v2 जो है ये आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है। तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, नीचे फार्मूला गिवन है, इनको आप यूज करेंगे। देखें जो मोमेंटम है ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो कंजर्व अपनी डायरेक्शन की वजह से रहता है। यानी अगर आप बात करते हैं कि ये बम्ब है और ये रेस्ट पे है, तो इसका मोमेंटम फिलहाल क्या है, जीरो है। और आप सोच रहे हैं कि आप जब इसके फ्रेगमेंट्स बनेंगे, एक फ्रेगमेंट इधर चला जाएगा, एक फ्रेगमेंट इसका इधर चला जाएगा, एक फ्रेगमेंट इसका इधर चला जाएगा, एक फ्रेगमेंट इसका इधर चला जाएगा, तो आप सोच रहे हैं कि आप तो इसका मोमेंटम, इसका भी कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, इसका भी कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, इसका भी मोमेंटम होगा, ज़ाहिर है मोशन में है तो मोशन में चीज का मोमेंटम तो होता है। और आप ये आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि पहले जो मोमेंटम था वो तो जीरो था, बाद में जितने फ्रेगमेंट बने उनका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, बिल्कुल होगा। इंडिविजुअली देखेंगे तो हर एक का मोमेंटम है, लेकिन जब इन सब का वेक्टर आप वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करेंगे तो इनका जो आपका ओवरऑल रिजल्टेंट आएगा मोमेंटम वो जीरो आएगा। यानी वो बिफोर कोलिजन भी मोमेंटम जीरो, और आफ्टर कोलिजन या आफ्टर एक्सप्लोजन जो इसका मोमेंटम आएगा, नेट मोमेंटम आएगा सारे फ्रेगमेंट का, वो भी जीरो ही आएगा। पेयर प्रोडक्शन में आपके पास जो एनर्जी आती है, गैमा रे जो आपके पास आती है, और आपके पास एक बनता है इलेक्ट्रॉन बनता है और एक आपके पास पॉजिट्रॉन बनता है। तो ये जब हैवी न्यूक्लियस से स्ट्राइक करता है, यहाँ पे हैवी न्यूक्लियस होता है, गैमा रे एक हैवी न्यूक्लियस से जब इंटरेक्ट करता है, तो ये जो हैवी न्यूक्लियस होता है ये चूंकि रेस्ट पे होता है, इसका मोमेंटम जीरो होता है।